हाँ जी, तो आज अपना जो चैप्टर है फिफ्थ शुरू हो रहा है। चैप्टर फिफ्थ का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस। कि सीक्वेंस क्या होता है। तो देखो, सीक्वेंस को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 7, 11, 15 और 19, और मैंने आपसे पूछा बताओ अगला नंबर जो है इसमें कि इस सीक्वेंस का अगला नंबर क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ ये जो लिस्ट ऑफ नंबर बने हुए हैं, इनमें एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है और ये ऑर्डर में जमे हुए हैं। जैसे 7 से 11 अगर आपको जाना है तो आपको 7 में +4 करना पड़ेगा। 11 से 15 में जाना है तो भी आपको +4 करना पड़ेगा। 15 से 19 में जाना है तो भी +4 करना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि यार अगला नंबर अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्यों ना 19 में प्लस कर दूं, मेरे को अगला नंबर 23 मिलेगा। हाँ, 23 मिल जाएगा आपको अगला नंबर। यानी कहने का मतलब आपने क्या देखा कि ये जो लिस्ट बनाई है आपने पूरी नंबर्स की, ये अरेंज्ड है एक डेफिनेट ऑर्डर में। और ये क्या कर रहे हैं, ये डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होने के बाद कोई ना कोई डेफिनेट रूल है जिसको फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। देखो सब अरेंज्ड है, डेफिनेट ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड है। मैं अगला जो नंबर है वो बनाने के लिए एक डेफिनेट रूल लगा रहा हूँ। मैं रूल क्या लगा रहा हूँ, मैं हर नंबर में +4 कर रहा हूँ। अब मैं 23 में +4 करूँगा तो मेरे को अगला 27 मिलेगा। तो यानी ये जो सीक्वेंस है, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट दो काम कर रही है। एक तो ये डेफिनेट ऑर्डर में जम रही है, एक तो ये डेफिनाइट ऑर्डर में जम रही है, एक तो इसका ऑर्डर डेफिनेट है। अपन सीक्वेंस बदलने मतलब अपन इनके मतलब जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। और दूसरा इसमें क्या है कि इसमें एक डेफिनाइट रूल लग रखा है। एक डेफिनेट रूल इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। एक तो डेफिनेट ऑर्डर लगा हुआ है और एक डेफिनेट रूल लगा हुआ है। तो ऐसे जितने भी लिस्ट होंगे नंबर्स के जिनमें ये पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखेगा, उसको अपन सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, आगे क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपसे पूछूं कि अगला क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू क्या होगी। तो अब आप दिमाग लगाओगे कि 1 से 2 में +1 हुआ, फिर 2 से 3 में फिर +1 हुआ, 3 से 5 में फिर क्या हुआ, फिर +2 हुआ, फिर 5 से 8 में +3 हुआ, फिर 8 से 13 में +5 हुआ, फिर 13 से 21 में अगर आप देख रहे हो तो +8 हुआ। तो अब ये थोड़ा सा अपने लिए दिक्कत वाली बात हो गई कि यार अपन अब अगला नंबर इतना आसानी से नहीं पहचान सकते, है ना। इतना हम आसानी से जज नहीं कर सकते कि आगे आने वाला नंबर क्या है। कई स्टूडेंट्स कर भी सकते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसा है जो नहीं भी कर सकते। तो सीक्वेंस क्या है कि ऐसा अरेंजमेंट है जिसके बारे में ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसका जो डेफिनेट रूल है उसको गैस कर पाएँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कई रूल्स ऐसे बन जाते हैं, कई नंबर्स ऐसे हो जाते हैं जिनके पैटर्न में लगने वाले रूल को हम पहचान नहीं सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीक्वेंस में नहीं माने जाएंगे, वो सीक्वेंस में माने जाएंगे। बट हो क्या रहा है कि हम उनके पर्टिकुलर रूल को, पर्टिकुलर ऑर्डर को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो जितने भी नंबर्स आपके मन में आते हैं, जितने भी नंबर्स आप सोच सकते हो, अगर आपने उनको एक पेपर पे कॉमा लगा के लिखते चले गए तो वो सब एक सीक्वेंस का रूप ले। जो आपके मन में आए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1, फिर मेरे मन में आया मैंने लिख दिया 101, फिर मेरे दिमाग में आया मैंने लिख दिया आज 52। अब मैं बोल रहा हूँ बताओ अगला नंबर क्या है। तो अब क्योंकि ये तो मैंने मेरे एक माइंड से जो नंबर मेरे दिमाग में आते गए लिखता गया, तो अगला नंबर जो बनेगा उसका कोई ना कोई तो रूल होगा। बट वो रूल हमें इटली अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है कि वो कौन सा रूल है। तो सीक्वेंस क्या होता है कि ऐसा पैटर्न होता है नंबर का जो डेफिनेट ऑर्डर में चलता है और उसमें डेफिनेट रूल लगता है, लेकिन वो रूल हमें कभी पकड़ाई में आए कभी ना आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाला में जो ऊपर वाला जो सीक्वेंस है इसमें आप ध्यान से देखो, इस 1 से 2 कैसे बना, इस 1 से 2 कैसे बना, तो हमने इस 1 में 1 को ही ऐड कर दिया तो 2 आ गया। अब अगला नंबर 3 कैसा आया, इस 2 में हमने इस 1 को ऐड किया तो 3 आया। अब अगला नंबर 5 कैसा आया, 3 में हमने 2 को ऐड किया तो 5 आया।
अब अगला नंबर 8 कैसा है, 5 में 3 को ऐड किया तो आपने को 8 मिला, फिर आप 8 में 5 ऐड करोगे तो आपको 13 मिलेगा, और फिर आप 13 में करोगे तो 21 मिलेगा। तो आप समझ गए कि हाँ यहाँ डेफिनेट ऑर्डर भी है और डेफिनेट रूल भी है। अब आप 21 में 13 जोड़ोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा आपका 34। तो बात समझ में आई। तो यानी यहाँ हमें पहले ऐसा लग रहा था कि यार हम इस रूल को समझ नहीं पा रहे, बट बाद में मेरे दिमाग में क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ हर नंबर अपने पहले वाले नंबर से ऐड होकर बना हुआ है, या हर नंबर अपने पहले वाले नंबर से ऐड होकर बना हुआ है। तो सीक्वेंस का सीधा सीधा ये मतलब है कि ऐसा एक ऐसी लिस्ट नंबर्स की जिसको आप अरेंज कर रहे हो डेफिनेट ऑर्डर में, लेकिन किस रूल, लेकिन अरेंज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल्स। डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करोगे लेकिन वहाँ कोई ना कोई डेफिनेट रूल जरूर लगा हुआ होगा। तो ऐसा जो नंबर का पैटर्न होगा उसको अपन सीक्वेंस बोलेंगे। तो ये होगी सीक्वेंस की डेफिनेशन। तो लिख लेते हैं अपन सीक्वेंस की डेफिनेशन। a list a list of numbers a list of numbers arranged in a definite order। ठीक है, डेफिनेट ऑर्डर में होना चाहिए, ये हाईलाइट कर लेते हैं अपन कि हाँ ये हमें याद रहना चाहिए, डेफिनेट ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक, और डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल। कोई ना कोई डेफिनेट रूल इसमें जरूर अप्लाई होगा, कोई ना कोई डेफिनेट रूल इसमें जरूर अप्लाई हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी पैटर्न्स होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हो गया अपना। तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन थी और सीक्वेंस के एग्जांपल अपन ने ऊपर ले लिए। तो अपना ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद अपन दूसरी चीज पे आते हैं जिसको अपन बोलते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अपन लेते हैं टर्म्स। सेकंड पॉइंट अपना आ रहा है टर्म्स, कि टर्म्स क्या होती है। ठीक है, टर्म्स पे चलते हैं। अब टर्म्स क्या होती है भाई, अपन ने जो सीक्वेंस बनाया है इसमें अपन देखो कोमा लगा लगा अगर वैल्यू को लिख रहे हैं, तो ये जो हर नंबर है जो हमें सीक्वेंस में मिल रहा था, हर जो हमें एक एक वैल्यू मिल रही थी, इन वैल्यू की तो अपन टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं अपन द वेरियस नंबर्स, द वेरियस numbers occurring, the various number occurring in a sequence, in a sequence। ठीक है, are called its term, are called its terms। इसको हम टर्म्स बोलते हैं, ये टर्म्स हो गई। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको ऊपर लिखा ही रखा था कि जैसे अपन ने लिखा था कि 1 2 3 है ना, फिर 3 में 2 ऐड हुआ 5, 5 में 3 ऐड हुआ 8, 8 में ये हुआ 13। इस प्रकार से पैटर्न जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम शॉर्ट में यूँ दिखाते हैं, स्मॉल ए लिख के उसके नीचे 1 लिख देते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। ठीक है, ऐसे ही इसकी जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म यानी A2 हो जाएगा सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म देखो 2 होगी। फिर ऐसे ही थर्ड टर्म। तो ये टर्म को लिखने का तरीका हो गया है, ये नोटेशन है टर्म के लिए। A3, अब A3 क्या था, 3 था इसका। ऐसे ही फोर्थ टर्म क्या थी इसकी, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या थी, A4 थी, जो कि कितना बनी थी अपने 5 बनी थी।
तो इस प्रकार से अपन इनको टर्म को लिख सकते हैं। अब मान लो किसी सीक्वेंस में अपन मान लेते हैं इन ए सीक्वेंस हैज n टर्म्स, किसी सीक्वेंस में n टर्म्स है ना, जैसे ये n टर्म्स है, n तक जा रही है वो सीक्वेंस। तो अपन जैसे ये एक मैंने आपके सामने एक पैटर्न लिख रहा हूँ, जैसे 2 3 4 5, और ये ऐसे करते करते कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई, या इसका लास्ट या n, या मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये मतलब मान लो ये जा रही है 1000 तक, और मुझे पता नहीं ये कौन से नंबर की टर्म है। तो मैं लिखूंगा क्या, मैं ऐसे लिखूंगा कि भाई इसकी फर्स्ट टर्म तो 2 है, सेकंड टर्म इसकी क्या है, 3 है, फोर्थ टर्म क्या है, सॉरी थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म इसकी 4 है ना, और फिफ्थ टर्म क्या है इसकी, फोर्थ टर्म क्या है, फिफ्थ है। अब ऐसे करते 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 कहाँ जा रहा है, ये 1000 तक। अब मुझे 1000 की बात पता नहीं है कि ये 1000 कौन से नंबर की टर्म है, तो हम इसको लिख देते हैं कि ये nth टर्म है। क्या लिख देते हैं, nth टर्म, यानी कोई ना कोई टर्म रही होगी जिसको हम an से शो करते हैं, है ना, लास्ट की टर्म, है ना। जनरली हम an जो ये शब्द है ये लास्ट टर्म के लिए लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, लास्ट टर्म के लिए। अच्छा, कभी कभी इसके स्थान पर हम tn, है ना, या एल भी काम में लेते हैं, और ए एन तो लेते ही हैं। तो ए एन की जगह अगर टी एन लगा दे तो भी लास्ट टर्म के बारे में बात चल रही है, टर्मिनेटिंग टर्म कहलाती है टी एन का मतलब, और एल का मतलब लास्ट टर्म, और ए एन का मतलब भी लास्ट टर्म। तो यानी ये सिंबल हो सकता है, अगर हम दिखाना चाहें तो, कि भाई किसी एपी की बहुत दूर की टर्म को बताना है, तो हमें पता नहीं है वो कौन से नंबर की है, तो हम उसको nth टर्म के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हुआ टर्म के बारे में बात, ये टर्म थी। अब इसके बाद अपन तीसरा पॉइंट उठाते हैं, तीसरा पॉइंट अपन लेते हैं नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट अपन लेते हैं, अब अपने चैप्टर के नाम के ऊपर आते हैं। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले अपन प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं, प्रोग्रेशन क्या मतलब होता है, ठीक है। प्रोग्रेशन का मतलब सिंपल प्रोग्रेस करने वाला, जहां आपको दिख रहा हो कि नंबर्स का पैटर्न बढ़ ही रहा है, आपको प्रोग्रेस करता हुआ कोई ना कोई दिखेगा। जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 डैश 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 100, तो यहाँ आपको दिख रहा है नंबर्स जो भी सीक्वेंस बना हुआ है ये एक बढ़ते हुआ सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं फिर तो कि दोज सीक्वेंस whose terms follow a certain पैटर्न। देखो कोई ना कोई इसमें पैटर्न जरूर होगा, और रूल, कोई ना कोई रूल जरूर होगा, या तो पैटर्न होगा या कोई ना कोई रूल जरूर होगा। और आपको दिख रहा है 2 4 6 100 के अंदर यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब में +2 +2 +2 होता हुआ चल रहा है ना। तो ऐसे सीक्वेंस जहाँ आपको देखने को मिले कि एक सर्टन रूल लग रहा है हर टर्म के अंदर, और वो आपको प्रोग्रेस करती हुई दिखाई देगी, है ना। रूल एक्सेट्रा आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। ऐसे सीक्वेंस जहां भी आपको देखने को मिलेंगे वो सब के सब प्रोग्रेशन कहलाएंगे। जैसे आपने लिख दिया, और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, ये सब प्रोग्रेस करते हुए सीक्वेंस है, ये सब प्रोग्रेशन है। और लिख दिया आपने 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, है ना, फिर आपने लिख दिया 32, फिर 64। देखो ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये सब प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना। तो जितने भी अपन को प्रोग्रेस करते हुए सीक्वेंस दिखते हैं उन सबको अपन प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट था, फोर्थ पॉइंट लेते हैं अपन। फोर्थ पॉइंट में अपने पास देखो क्या आ रहा है, फोर्थ पॉइंट में अब अपन नाम लेंगे अपने चैप्टर का, और चैप्टर का जो अपना नाम था वो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अपन इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। अब अपन अपना चैप्टर चलते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं।
देखो प्रोग्रेशन एक्चुअली में 3 टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूँ ना प्रोग्रेशन की, तो प्रोग्रेशन के 3 टाइप हैं। 3 टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं। पहला प्रोग्रेशन होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी बोला जाता है। दूसरा प्रोग्रेशन होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में जीपी बोला जाता है। और तीसरा प्रोग्रेशन होता है जिसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो एचपी के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में ये दोनों जो हैं ये आपको 11th स्टैंडर्ड में देखने को मिलते हैं, ये वहाँ पढ़ाया जाता है आपको। और 10th क्लास में केवल एपी से संबंधित है। तो अभी अपने सिलेबस में एपी है तो अपन केवल एपी को ही पढ़ेंगे। यानी प्रोग्रेशन होते तो 3 टाइप के हैं, लेकिन उनमें से अपन को पढ़ना अभी एक ही है। तो अपन शुरुआत करते हैं उस प्रोग्रेशन को जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अपना चैप्टर शुरू करते हैं और समझते हैं अपन कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, देखो आपने अभी देखा कि इस प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रोग्रेस करने वाला। जहां आपको कोई चीज प्रोग्रेस करके दिखे, बढ़ रही हो, वो तो प्रोग्रेशन था। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो भी सीक्वेंस बनता है प्रोग्रेस करता हुआ, वो हमेशा किसी फिक्स नंबर से या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मतलब उस कोई भी नंबर, आपने कोई भी नंबर दिमाग में सेट कर लिया, जैसे आपने मान लिया आपने एक पहला नंबर सोचा माइंड में, वो नंबर 7 था। अब आपने सोचा कि, या आप ऐसे मान लो आपके पास एक गुल्लक है, उस गुल्लक में आपने सबसे पहले दिन 7 रुपये एंटर करे, उस गुल्लक में आपने 7 रुपये डाल दिए। अब आप क्या करते हो, आप हर दिन इस गुल्लक में 2 रुपये प्लस कर देते हो, 2 रुपये बढ़ा कर डालते हो आप हर दिन। पहली स्टार्टिंग आपकी 7 रुपये से हुई, उसके बाद आपने कहा कि अब मैं इस गुल्लक में रोज पैसे डालूंगा, रुपए डालूंगा और 2 रुपये बढ़ाकर डालूंगा। तो आपने पहले दिन 7 रुपये डाले, तो अब जब आप दूसरे दिन जाओगे इसमें डालने, तो आप 2 बढ़ाओगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 9 रुपये। फिर अगले दिन 2 डालोगे तो 11 रुपये, फिर अगले दिन 2 डालोगे तो 13 रुपये, फिर अगले दिन 2 डालोगे तो 15 रुपये, फिर 17। और ऐसे करते करते ये जो पैटर्न है आपको प्रोग्रेस करता हुआ भी दिखेगा। और आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर टर्म अपने पहले वाली टर्म से, हर टर्म अपने पहले वाली टर्म से एक कांस्टेंट नंबर से बढ़ रही है। देखो 13 अपने पहले वाली टर्म से 2 ज़्यादा है, 15 अपने पहले वाली टर्म से 2 ज़्यादा है। यानी हर टर्म अपनी प्रीसीडिंग टर्म से, है ना, सेम कांस्टेंट नंबर से या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो इसी चीज को अपन डेफिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखें, अ सीक्वेंस is called a sequence is called an AP. A sequence is called an AP if the difference if the difference of a term, कोई भी एक टर्म, उसका डिफरेंस किसके साथ, प्रीसीडिंग टर्म के साथ, एंड द प्रीसीडिंग एंड द प्रीवियस टर्म एंड द प्रीवियस टर्म, previous term is always same। तो अपन ने देखा कि एक ऐसा सीक्वेंस एपी कहलाता है जिसमें डिफरेंस किसी भी एक टर्म का अपने पहले वाली टर्म से हमेशा क्या चले, सेम चले। तो उसी सीक्वेंस को अपन एपी बोलते हैं, उसी सीक्वेंस को अपन एपी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं जैसे, और जैसे 5,9,13,17,21। क्या ये सीक्वेंस एक एपी है। तो अपन चेक करते हैं कि भाई इस हमने देखा कि इसकी फर्स्ट टर्म तो 5 है और सेकंड टर्म इसकी कितनी है, 9। तो अब अगर अपन इसकी इन टर्म्स को माइनस करें, यानी मैं 9 - 5 करूं, तो मेरे को 4 मिलता है। ऐसे इसकी जो A3 टर्म है वो है अपने पास कितनी, 13। अब मैं अगर 13 में से 9 माइनस करूँ तो भी मुझे 4 मिलता है। इसके बाद फोर्थ टर्म है मेरे पास 17। अब मैं 17 में से 13 माइनस करूँ तो भी मुझे 4 मिलता है। और ऐसे मेरी फिफ्थ टर्म जो है वो 21 है।
और 21 में से भी मैं 17 माइनस करूँ तो मुझे 4 था। यानी यहाँ मेरे को हर केस के अंदर देखा जाए तो जो मेरा जो डिफरेंस आ रहा है, हर टर्म में डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस मेरा बिल्कुल क्या है, सेम है। बात क्लियर हो गई। अब क्योंकि यहाँ डिफरेंस सेम है तो अपन बोल सकते हैं कि भाई हाँ, ये एक एपी बना रही है। ये जो दिया गया सीक्वेंस है ये एक एपी में है, क्योंकि इसकी जो एवरी टर्म है वो क्या कर रही है, वो +4 से ज़्यादा चल रही है, +4 से मोर देन चल रही है अपनी पहले वाली टर्म से। तो इस कारण ये क्या होगा, ये एपी होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसके अंदर, यस यस इट इज़ एन एपी। हाँ ये एपी है, ठीक है। बिकॉज, क्या लिखो कारण, बिकॉज एवरी टर्म इज 4 मोर देन, ठीक है, इट्स प्रीवियस टर्म। अपने पहले वाली टर्म से हर टर्म 4 ज़्यादा है, इस कारण से ये जो सीक्वेंस है इसको हम एक एपी में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि एपी होता क्या है, कैसे अपन चेक करेंगे कि कोई एपी में है या नहीं। आगे अपन इसके धीरे धीरे क्वेश्चंस भी करेंगे, बट पहले अपन इसमें कुछ और बातें भी समझ लेते हैं। 5th पॉइंट के बारे में बात करते हैं। 5th पॉइंट जो है उसका नाम है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जब आपने एक सीक्वेंस लिखा, जैसे मान लो मैं एक एपी लिख देता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये एपी है A1, A2, A3, A4, A5 और ऐसे करते करते ये AN तक जा रही है। तो हमने क्या देखा कि भाई हमने अभी हर टर्म का डिफरेंस निकाला था, और क्योंकि वो डिफरेंस बिल्कुल सेम आया था इसलिए हमने नाम दिया कॉमन डिफरेंस। हर टर्म में अगर मैं A2 में से A1 को हटाऊं तो वही वैल्यू आएगी जो वैल्यू A3 में से A2 को माइनस करने पर मिलेगी। और ये किसके इक्वल होगा, जब मैं A4 में से A3 करूंगा। और ये किसके इक्वल होगा, जब मैं A5 में से सॉरी A4 में से A4 में, ये किसके इक्वल होगा, जब मैं A4 में से सॉरी A5 ही आएगा ना, A5 में से क्या हटाऊंगा, A4। यानी यहाँ ये जितनी भी टर्म्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो चल रही हैं, इनका जो डिफरेंस है सबका सेम आएगा। तो इनके जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को ही नाम दे दिया गया कॉमन डिफरेंस। क्या नाम दिया, कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। हर दो टर्म्स जो बिल्कुल लगातार जो दो टर्म्स होती है उनके डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं एपी में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंट बाय डी। ठीक है, स्मॉल डी से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी भी किसी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी स्टार्टिंग की दो टर्म्स को माइनस कर दो, कोई भी दो टर्म ले लो, लेकिन दोनों टर्म ऐसी होनी चाहिए कि आपने जिस भी टर्म को चुना उसके जस्ट पीछे वाली टर्म ही आनी चाहिए। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि उस एपी का डिफरेंस क्या है, उस सीक्वेंस का डिफरेंस क्या है, और अगर वो डिफरेंस हर टर्म्स में सेम चल रहा होगा तो हम उस सीक्वेंस को बोलेंगे कि हाँ ये सीक्वेंस एक एपी है। जैसे मैं अगर आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, और मैंने लिख दिया 5, फिर लिख दिया 7, फिर लिख दिया 9, फिर लिख दिया 13। अब मैं यहाँ आपको चेक करके बताता हूँ कि क्या ये एपी है, डज इट एपी, क्या ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले देखा इसका A1 तो 5 है, इसका A2 है 7, फिर A3 है इसका 9, और A4 है इसका 13। अब अपन ध्यान से देखें कि अगर हम A2 में से A1 निकालते हैं तो 7 में से 5 गया तो 2 आता है, फिर A3 में से A2 निकालते हैं तो 9 में से 7 गया तो भी 2 आता है। अभी तक तो सेम आया, लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं A4 में से A3 हटाते हैं तो 13 माइनस जब 9 करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में तो 2 2 आया, लेकिन अब क्या आ गया 4। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो दिया गया सीक्वेंस एक एपी को फॉर्म्ड
नहीं करेगा। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पहले तो सेम चल रहा था पर बाद में जाके बदल गया। तो ऐसा किसी भी सीक्वेंस में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उस सीक्वेंस को अपन एपी नहीं मानेंगे। तो सबसे पहला काम आपको चेक करना आना चाहिए कि एपी, कोई सीक्वेंस एपी में है या नहीं। ठीक है, तो देखो अपन आपकी बुक का क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज में से 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन को क्या कहा गया है, 4 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। और क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर ये क्या बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि जो सीक्वेंस दे रखे हैं उन सीक्वेंस में से कौन से सीक्वेंस ऐसे हैं जो आपको एपी में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपको ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि कौन एपी बना रहा है, कौन एपी नहीं बना रहा है। आप अपनी बुक खोल लीजिए, उसमें 5.1 में क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। तो देखो उसके अंदर क्या कहा गया, उसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसने कहा भाई एक टैक्सी वाला है, वो क्या कर रहा है, वो टैक्सी वाला 1 किलोमीटर चलता है तब तो अपना कितना रुपये किराया लेता है, 1 किलोमीटर का कितना चार्जेस है उसका, 1 किलोमीटर का इसमें चार्जेस बताया गया, 1 किलोमीटर के चार्जेस है 15 रुपये। भाई उसने यहाँ से यहाँ तक के 15 रुपये ले लिए। फिर हर किराया हर किलोमीटर के 8 रुपीज़ चार्ज करता है। आने वाले हर किलोमीटर के कितने रुपीज़ लेता है, 8 किलोमीटर लेता है। तो अपन को देखना है कि इससे बनने वाला जो सीक्वेंस है वो एपी में होगा या नहीं। तो अपन देख सकते हैं भाई कि टैक्सी का जो फेयर है, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 15 रुपये। वही बात हो गई कि आज अपन ने गुल्लक में 15 रुपये डाले। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर। अब जब आप सेकंड किलोमीटर जाओगे तो आपने 15 तो दिया और आप अब आज 8 डाल रहे हो तो कितना, 23। फिर ऐसे ही टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर के लिए भी निकालोगे। क्या करोगे, जो 23 था इसमें आप और 8 ऐड करोगे तो अब आपको 31 मिलेगा। सही है, फिर ऐसे ही आप आगे चलोगे 4 किलोमीटर वाले पर भी आओगे और इसमें भी आप 31 में कितना ऐड करोगे, 8 ऐड करोगे तो 39 आएगा। तो इस प्रकार से आपको एक सीक्वेंस मिला। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ ये जो सीक्वेंस है ये एपी नहीं बना रहा है। हर टर्म जो है अपनी पहले वाली टर्म से 8 ज़्यादा है क्योंकि आपने 80 तो प्लस किया था। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अपन इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं कि भाई क्लियरली, साफ साफ दिख रहा है क्लियरली 15, 23, 31, 39 डैश 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 ऐसे जाता रहेगा ये आगे, है ना। फॉर्म्स एन ए पी, फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्स एन ए पी, ये एक एपी बना रहा है। ठीक है, फॉर्म्स एन ए पी बिकॉज, क्यों बना रहा है, बिकॉज एवरी, क्योंकि हर टर्म, बिकॉज एवरी टर्म, है ना, क्या है, इज 8 मोर देन, इज 8 मोर देन द प्रीवियस टर्म। क्लियर हुआ? तो इस कारण से अपन बोल सकते हैं कि भाई हाँ, जो 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट था उसमें जो कंडीशन दी थी उस कंडीशन से हम एक एपी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड पढ़ रहा हूँ, बुक में ध्यान देना।